सोचिए भाई, एक ऐसी जगह जो जो पूरे देश को उसकी सबसे सुरीली और शांत चीज देती है। मेरा मतलब है बांसुरी। जी। और वही जगह अचानक बाघों की खूंखार दहाड़ के लिए दुनिया भर में मशहूर हो जाए। हाँ, सुनने में तो ये बिल्कुल अजीब लगता है। बिल्कुल। आज हम इसी विरोधाभास पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारे स्रोत उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से जुड़े हैं। हम समझेंगे कि कैसे प्रकृति, आस्था और हस्तकला मिलकर एक ऐसा इको टूरिज्म मॉडल बनाते हैं जो अपने आप में एक मिसाल है। सही कहा आपने। और शुरुआत हम इसके नाम और भूगोल से कर सकते हैं। पीलीभीत यानी पीली मिट्टी की दीवार। हाँ। और ये हिमालय की तलहटी में बसा है, जहां से गोमती नदी भी निकलती है, गोमत ताल से। गोमत ताल, सही कहा। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व की कहानी। हैरानी होना तो लाजमी है। मतलब 800 वर्ग किलोमीटर में फैला ये जंगल है। इसे तराई डुआरा सवाना कहते हैं। तराई डुआरा सवाना मतलब ये दलदली जमीन है। हाँ बिल्कुल, दलदली जमीन और लंबी घास वाले वो इलाके जहां बाघों को छुपने के लिए बेहतरीन जगह मिलती है। और इसी वजह से 2020 में बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए इस जगह ने अंतर्राष्ट्रीय TX2 अवार्ड भी जीता। अरे वाह! अगर मैं इसे कॉर्पोरेट भाषा में कहूँ तो ये किसी डूबती हुई कंपनी के एक शानदार टर्न अराउंड जैसा है। हाँ, ये तुलना काफी सटीक है ना? जैसे एक अच्छा CEO कंपनी की कमियों को दूर करके अपनी असली ताकत पर फोकस करता है। लेकिन मुझे ये समझाइए कि ये हुआ कैसे? मतलब महज 12 साल से कम समय में बाघों की संख्या 12 से छलांग लगाकर 90 के पार कैसे पहुंच गई? इसका सीधा सा जवाब है इंसानों और जानवरों के बीच के टकराव को समझदारी से रोकना। अच्छा, वो कैसे? अक्सर क्या होता है कि वन्यजीव संरक्षण में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जंगल के आसपास रहने वाले लोगों का क्या किया जाए। पीलीभीत में ना पारिस्थितिकी विकास समितियों ने कमाल का काम किया। क्या काम? उन्होंने लोगों को जबरदस्ती हटाया नहीं, बल्कि उन्हें इसी इको टूरिज्म का हिस्सा बना दिया। ओके। मतलब जब गांव वालों को टूरिज्म से सीधा रोजगार और फायदा मिला, तो वही लोग जो पहले बाघों से डरते थे अब जंगल के रक्षक बन गए। ओहो, मतलब अगर समुदाय को संरक्षण में अपना फायदा दिखेगा तो वो खुद आगे बढ़कर मदद करेंगे। सटीक कहा। और इसके साथ ही ई पेट्रोलिंग और कैमरा ट्रैप जैसी आधुनिक तकनीक ने भी बड़ी भूमिका निभाई। इसी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का नतीजा है शारदा सागर बांध के किनारे बसा चूका बीच। चूका बीच? हाँ, वहां थारू जनजाति की पारंपरिक झोपड़ियों और ट्री हाउस में रुकना ऐसा है मानो आप दुनिया के सारे शोर से कटकर एक बिल्कुल शांत और प्रदूषण मुक्त माहौल में आ गए हों। ये शांति वाली बात मुझे एक और दिलचस्प पहलू की तरफ ले जाती है। मतलब जिस जगह बाघों का ऐसा दबदबा हो वही भारत की बांसुरी नगरी भी है। जी हाँ, देश के 95% बाजार पर इसका कब्जा है। और स्रोतों में एक बात जो मुझे खटकी, बांस आता है असम के सिलचर से, लेकिन बांसुरी बनती है पीलीभीत में। आखिर पीलीभीत ही क्यों? यही तो इस जगह का जादू है। इसका राज यहाँ के मुस्लिम कारीगरों के हाथों के हुनर में छिपा है, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। सच में? बिल्कुल। और ये सिर्फ कला नहीं है, बल्कि एक बेहद शानदार आर्थिक मॉडल भी है। सोचिए, महज 9 लाख रुपए के शुरुआती निवेश से सालाना 80 लाख रुपए तक का टर्नओवर हो सकता है। 80 लाख? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ। लेकिन सुनने वालों के मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या आज के दौर में जहां बाजार सस्ते, मशीनी और आयातित उत्पादों से पटा पड़ा है, हाथ से बनी ये कला अपना वजूद बचा पाएगी? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। मुझे तो लगता है कि ये एक बहुत बड़ा खतरा है। आपका सोचना सही है। मशीनें तेज जरूर हैं, लेकिन बांसुरी बनाने की प्रक्रिया एक बारीक विज्ञान है। ये कारीगर वर्नियर कैलिपर से बांस का सटीक व्यास नापते हैं, गरम लोहे की छड़ों से छेद करते हैं। हाँ, और फिर उसकी ट्यूनिंग भी तो करनी होती है। बिल्कुल। फिर कान लगाकर उसकी बारीकी से ट्यूनिंग सेट करते हैं। मशीनें ये जो एक आत्मा होती है ना, वो नहीं डाल सकती। पर हाँ, चुनौतियां जरूर हैं। किस तरह की चुनौतियां? खासकर आजकल मेलों और प्रदर्शनियों से जो ऑफिस फ्री स्टॉल्स हट रहे हैं, उसकी वजह से इन कारीगरों को अपनी कला बेचने में बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। कारीगरों और उनके हुनर की ये कहानी हमें पीलीभीत के एक और शानदार पहलू से जोड़ती है। वो क्या? मुस्लिम कारीगरों का ये काम और पीलीभीत की पहचान असल में क्षेत्र के गहरे ऐतिहासिक सांप्रदायिक सद्भाव की एक खूबसूरत बानगी है। हाँ, यहाँ का इतिहास सर्वधर्म संभाव का एक अद्भुत उदाहरण है। 18वीं सदी के रोहेला नेता हाफिज रहमत खान ने यहाँ जामा मस्जिद बनवाई थी। अच्छा। और उसकी छत पर आपको एक अनोखा बंगाली प्रभाव देखने को मिलेगा।
और दिलचस्प बात यह है कि उन्हीं हाफिज रहमत खान ने यहाँ के 450 साल पुराने गौरी शंकर शिव मंदिर का मुख्य द्वार भी बनवाया था। क्या बात है, मतलब एक ही इंसान जो मस्जिद भी बनवा रहा है और शिव मंदिर का द्वार भी। हाँ, बिल्कुल। और हमारे स्रोतों में सिखों के छठे गुरु की यात्राओं से जुड़े 400 साल पुराने छठे पातशाही गुरुद्वारे का भी जिक्र है। जी। ये जो सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता पीलीभीत की वास्तुकला में घुली हुई है ना, वही वहाँ की रसोई और थाली में भी उतर आई है। ये तो है, भोजन भी तो इतिहास और संस्कृति का ही आईना होता है। सही कहा। यहाँ का खानपान पंजाब, कश्मीर और अवध का एक जबरदस्त संगम है। जैसे कि वो पसंदा कबाब। बिल्कुल, अवधी और मुगलई प्रभाव वाला पसंदा कबाब, जहाँ कश्मीर के केसर का शाही स्वाद लिए होता है, वही खाने के बाद पेठा, पेड़ा और मसालेदार चाय इस बात का सबूत है कि कैसे अलग अलग परंपराएं एक जगह आकर घुल मिल गई हैं। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखें तो पीलीभीत महज नक्शे पर एक बिंदु नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये पारिस्थितिकी, अध्यात्म और हस्तकला पर्यटन का एक ऐसा दुर्लभ त्रिकोण है जहां हर चीज एक दूसरे को सहारा दे रही है। यही इस गहन चर्चा का सबसे बड़ा सबक है। और जाते जाते एक सवाल जिस पर हमें सोचना चाहिए। जी। क्या पीलीभीत का ये मॉडल, जहां जंगल के खूंखार जानवर, सदियों पुरानी हस्तकला और अलग अलग धर्म एक साथ एक दूसरे के पूरक बनकर फल फूल रहे हैं, हाँ। क्या ये दुनिया भर के उन पर्यटन स्थलों के लिए भविष्य का ब्लूप्रिंट बन सकता है जो आज आधुनिकीकरण के अंधी दौड़ में अपनी मूल पहचान खोते जा रहे हैं? एक ऐसा ब्लूप्रिंट जहां विकास भी हो और हमारी जड़ें भी सुरक्षित रहें, ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो इसी विचारणीय प्रश्न के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।